ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कहाँ से शुरू करें? 5 क्वेश्चन से, फिर हम लोग टॉपिक पर आएंगे। चलिए पहले 5 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट। किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पहली बार चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष होना चाहिए, अरविंदो घोष नहीं, अरविंदो घोष। अब ये 4 नाम हैं, आपको चुनना है। बी फास्ट, बी क्विक। मोस्ट ऑफ देम आर डी। ओके, करेक्ट करेक्ट माय स्टूडेंट, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड परफॉर्मेंस। 1885 में एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम की पहल पर एक अखिल भारतीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। रीजनिंग। एओ ह्यूम 1857 के विद्रोह जैसी घटना से भयभीत था, अतः वो कांग्रेस जैसी देशी संस्था का उपयोग ब्रिटिश के द्वारा भारतीय जनमत की जानकारी के लिए करना चाहता था। मेरे स्टूडेंट्स, मैं डरा हुआ हूं कि ये क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे कहीं। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, सोच समझ कर आंसर करना। ओहो माय स्टूडेंट्स, मुझे डर था कि आप इस नेट में फंस जाओगे। अगर एक को तुम कबूल कर लोगे तो पता है क्या करोगे? आप सुरक्षा कपाट की अवधारणा को स्वीकार कर लोगे, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को स्वीकार कर लोगे। और आपको याद होगा कि हमने सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया था। बी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, सी चलेगा, सी। क्योंकि एओ ह्यूम का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि हम कांग्रेस का इस्तेमाल भारतीयों के जनमत को जानने के लिए ब्रिटिश हित में करें, बल्कि जेन्युइनली। देखो, मैंने खुद आपको बताया है कि ब्रिटिश अगर मुस्कुराए भी तो मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई औपनिवेशिक उद्देश्य था। लेकिन एओ ह्यूम वाले मैं कहूँगा कि उसको अपवाद मान लेना। रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी था, कुछ चाहता था कि कुछ उदार कार्य हो जाए, कुछ भारतीयों में भी, कुछ ब्रिटिश और भारतीयों में एक अच्छी सहमति बने आपस में, कुछ इस तरह की मंशाओं रखता था। तो इसलिए इसका उत्तर सी होगा। ये सत्य है और गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी मांग कांग्रेस के नेताओं ने इस संस्था की स्थापना काल में नहीं रखी थी? ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, बी, सैनिक व्यय की कमी, सी, भारत के सभी प्रांतों में वयस्क मताधिकार पर आधारित पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, और भारत के सभी भागों में अस्थायी बंदोबस्त का प्रचलन। मैं स्टूडेंट, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना और सही उत्तर का चयन करना। बी फास्ट। बी फास्ट। मैक्सिमम सी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप ही बताओ कि कांग्रेस 1885 में आखिर वयस्क मताधिकार पर आधारित पूर्ण उत्तरदायी सरकार की बात 1885 में कांग्रेस कैसे सोच सकती थी? वॉज इट पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल था कि कांग्रेस ऐसा सोचती? कभी नहीं सोच सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश वायसराय ने यह घोषित किया था कि कांग्रेस महज मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? किस वायसराय ने घोषित किया था? जरा अनुमान करिए, बस बी फास्ट। ओके, वेरी गुड, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, बी फास्ट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के पीछे निम्नांकित में से क्या उद्देश्य नहीं था? एक, हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना,
दूसरा सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर लोगों को संगठित करना, तीसरा भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना, और चार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना। अब ये चार हैं। माय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, पता नहीं मेरे बच्चे इसको कर पाते हैं कि नहीं। वैसे जितने इंटेलिजेंट है उसमें उम्मीद है कि कर पाएंगे। फिर भी क्या उद्देश्य नहीं था? देखो बच्चों, गौर से देखना, क्या उद्देश्य नहीं था। गौर से देखो, फिर क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। ये नहीं, डी तो नहीं होगा। मैं कांग्रेस का विरोध करना सुरेंद्रनाथ बनर्जी का काम नहीं होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो कांग्रेस का मेंबर ही बने हैं। इसका उत्तर सी होगा, 3 और 4। मतलब एक तो भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना, ये तो 1929 का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित बहुत बाद में होगा। अभी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना की बात तो सोच भी नहीं सकते हो। और उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना, यह भी इसका उद्देश्य नहीं था। तो मैं स्टूडेंट्स 3, 4 शुड बी द उत्तर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन चलो, कई बार हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, इसलिए मिस्टेक कोई किसी किसी क्वेश्चन में होना बहुत ही नेचुरल है। इसको एज ए हेल्दी लो, पढ़ाई जारी रखो। ओके, अब देखो, आज मैं आपको मैंने क्या कहा कि हमने सुविधा से मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा। पहला था हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, उसको पूरा किया। फिर दूसरा है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का इतिहास। उपनिवेशवाद में हमने कई चरणों को पूरा किया। हमने वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, वित्तीय चरण को पूरा किया। फिर आए राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद में हमने पहले आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन को, जनजाति और किसान आंदोलन को पूरा किया। फिर भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के महाविद्रोह। फिर आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद के बाद, जैसे मैं आपको बताना चाहता कि जहां से आपका आधुनिक राष्ट्रवाद शुरू हुआ, देखिए आधुनिक राष्ट्रवाद ये कहां से आपका शुरू हुआ है? तो आधुनिक राष्ट्रवाद आपका शुरू होता है 19वीं सदी के 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, इसी को भारतीय पुनर्जागरण कहते हो। इसी को भारतीय पुनर्जागरण। अब यहीं से इसमें 2 धाराएं थी। एक धारा थी जिसमें पाश्चात्यवाद का तत्व था, और दूसरी धारा थी जिसमें परंपरावाद का तत्व था। तो अगर हम इन दोनों धाराओं के प्रभाव का कहेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है उस पर पाश्चात्यवाद का तत्व है। अब ये क्या करेंगे, तो पश्चिमी संविधानवाद, पश्चिमी संविधानवाद, ब्रिटिश ब्रिटिश उदारवाद, उदारवादी विचारधारा, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, इसमें उल्टी होगी परंपरावाद। इसमें देखोगे उदारवाद में, परंपरावाद में से उग्रवादी को देखोगे
तो उग्रवादी नेता क्या कर रहे हैं? अतीत एवं संस्कृति की महानता का गुणगान जितने भी हमारे सुधारक हैं वो परंपरावाद और अतीत की बात करें। अब तिलक को देखो, गोरक्षा समिति बनाई। तिलक को देखो, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। अरविंद घोष को देखो, उन्होंने भारतीय अतीत और संस्कृति का स्वदेशी पर बल दिया। इनका ये कहना है कि संस्कृति में हम आगे हैं, संस्कृति में हम आगे हैं। धर्म और संस्कृति में भारत पश्चिम से बहुत आगे है। हाँ, तकनीकी में ये मानते हैं कि पश्चिम हमसे आगे है। ऐसा मानते हैं कि तकनीकी में हमें पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन धर्म और संस्कृति में हम पश्चिम से आगे, ये इनका मानना है। और जो उदारवादी हर चीज में तुम देखोगे, उदारवादी विचारधारा है, पश्चिम का संविधानवाद है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है। इतना तक कि इनको शिकायत भी है तो पश्चिम मतलब ब्रिटिश, भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों से शिकायत है। दे आर हैविंग द कंप्लेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडिया, बट दे आर नेवर अपोज टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दे बिलीव दैट कि द ब्रिटिश रूल इज प्रोविडेंशियल एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन लॉन्ग रन। वी शुड नॉट डिक्राई द वेस्टर्न गवर्नमेंट, we should not decry the Western model. Rather, Anglo-Indian bureaucracy is having the weakness which is working in India. उनका कहना है कि देखो, जो भी बुराई है वो भारत में काम करने वाले नौकरशाही में बुराई है, पश्चिम में कोई बुराई नहीं है, अंग्रेजी में उनमें कोई बुराई नहीं है। सो वो इस बात को मानकर चलते हैं कि जो भी बुराई है वह, तो इन दिस वे आई हैव टू मेक यू क्लियर। और हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को भी कैरी ऑन करते हुए चलते हैं। तो अब बच्चे हम लोग पहुँच गए 1907 तक। पिछले क्लास में मैंने आपको सूरत का विभाजन समझा दिया था, आप लोगों को मैटर भी मिल गया है। आज मैंने मैटर थोड़ा देर से आपको भिजवाया है, पढ़ने का मौका तो नहीं मिला होगा, लेकिन घबराना मत, आज रात में तुम लोग मैटर पढ़ लेना। फिर कल तुम्हें छुट्टी रहेगी, तो कल है संडे, अब तो मैं मंडे क्लास लूँगा, तो उसमें आपको पढ़ने का काफ़ी मौका मिलेगा। तो चलो आज हम फिर अब 1907 से आरंभ करते हैं। अब देखिए 1907 में ये डायग्राम आपके सामने, इसको आप देखिएगा, मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, मैं डायग्राम इसलिए देता हूँ कि मुझे लगता है कि एक माइंड मैप अगर पहले तुम्हारा बन जाता है, उसके बाद तुम पढ़ते हो, तो सूरत का विभाजन सूरत के विभाजन के पश्चात भारत की राजनीति। अब चलिए सूरत के विभाजन के पश्चात भारत की राजनीति को थोड़ा देख लेते हैं। उदारवादी राजनीति की विश्वसनीयता में ह्रास, उदारवादी राजनीति की विश्वसनीयता में ह्रास, उग्रवादी राजनीति
उग्रवादी राजनीति का बिखर जाना, उग्रवादी राजनीति का बिखर जाना, उदारवादी राजनीति का विश्वसनीयता का ह्रास, उग्रवादी राजनीति का बिखर जाना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, और चौथा है ब्रिटिश के द्वारा फूट डालो एवं शासन करो की नीति। ये तो आपका ये 4 फैक्टर हुआ, लेकिन यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1907 से 14, मतलब हम लोग डेकेड बाय डेकेड बढ़ रहे हैं। और बच्चों, मैंने जो अपना फार्मूला आपको दिया, उस फार्मूला को आप याद रखना। हमारी दोनों धाराएं चलेगी। एक धारा है राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद की धारा में ये 3 है, 1 2 3, ये राष्ट्रवाद की प्रगति को दिखा रहा है। यह है संप्रदायवाद। जैसे हम जिस चरण में भी जाएंगे, तुम देखना कि हमने राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद दोनों को साथ लेकर चलना है। जैसे देखो, मैंने जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया है, इसको देखो, ये आपका डायग्राम है। इसमें उदारवादी राजनीतिक विश्वसनीयता पर प्लस चिन्ह लगना है, उग्रवादी आंदोलन का बिखरना है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति है, भारत के अंदर है, विदेशी भूमि पर है, मतलब थोड़ा सा विस्तार से मैंने दे दिया है। और संप्रदायवाद की प्रगति है, देखो वहाँ 1909, और मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन था, स्वराज्य का प्रस्ताव 1913। और इसके बाद उदारवादी राजनीतिक विश्वसनीयता पर प्रश्न, ये मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, एक्चुअली मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे, और आप को प्रिजर्व नहीं रहेगा, सुनने में अच्छा लगेगा, हो सकता है आप उसको लॉस्ट कर जाओ, इसलिए मैं मैटर भी साथ ही देता हूं। जैसे देखो, अब दूसरा होगा उग्रवादी आंदोलन का बिखर जाना, तो ये हो गया क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति, ये आपको मिल जाएगा। इसमें कई इस तरह के विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, ये थोड़ा बड़ा करके दिया, क्रांतिकारियों को थोड़ा सा ज्यादा करके। कामागट्टा मारू प्रकरण 1914 में हुआ था, उसी में। अब संप्रदायवाद की प्रगति, तो जो संप्रदायवाद की प्रगति है उसको देखिए। देखो, ये हमको एक्चुअली मेनली संप्रदायवाद की प्रगति देखना था। कामागट्टा मारू जो केस है वो हमारे विचार का विषय नहीं। देखो, ये सब मैंने आपको दे दिया है, उसको आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति। तो यही 4 बिंदु को आप दिमाग में रखना। अब मैं तुमको याद ही करवा देता हूं, चलो उसके बाद फिर तुम उसको पढ़ लेना। देखिए, पहली बात तो ये 1907 में हुआ सूरत का विभाजन। तो विभाजन हुआ तो वैसे भी उदारवादी नेताओं की तो विश्वसनीयता थी नहीं, पहले भी वो प्रतिवेदन की राजनीति की तरफ थे। और जब 1907 में सूरत का विभाजन हुआ
और उग्रवादी जब कांग्रेस से निकल गए तो फिर उदारवादी प्रतिवेदन की राजनीति की तरफ लौट गए। पहले भी लोगों का उदारवादी राजनीति में ज्यादा विश्वास नहीं था, और जब उदारवादी नेता प्रतिवेदन की राजनीति की तरफ लौट गए तो फिर जो भी उनकी रही सही प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो गई और लोगों का विश्वास और भी जाता रहा। तो एक ट्रेंड तो हुआ कि उन्होंने विश्वसनीयता खो दी। दूसरा क्या है कि सूरत का जो विभाजन हुआ तो पहले भी उग्रवादी राजनीति से ब्रिटिश परेशान चल रहे थे। वो मौके की ताक में थे कि कब ऐसा अवसर मिले कि हम उग्रवादियों को मजे चखाएं। उनको अवसर मिल गया, और अगर आप उन अवसर को देखोगे तो अवसर उनका मिला कैसे, तो जब सूरत में विभाजन हुआ उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच काफी दूरी बन गई, और जब दोनों के बीच दूरी बनी तो ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाने का निर्णय लिया और ब्रिटिश ने तुरंत दमन चक्र शुरू कर दिया। वैसे भी मैं बताऊं कि बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लाया गया। आईपीसी के आर्टिकल 124A जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है, वह उस समय भी इंडियन पेनल कोड का हिस्सा था, और आर्टिकल 124A को इन्वोक किया गया और उसके तहत उन्हें यहां से 6 वर्षों की सजा दी गई और मॉन्डले जेल भेज दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्या कोइंसिडेंस है, यह वही जज ब्रूमफील्ड है जो आगे 1922 में गांधी जी को इसी आर्टिकल 124A के तहत उन पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाएगा और उन्हें भी 6 वर्षों की सजा देगा। तो मॉन्डले जेल चले गए, तो 1914 तक तो तिलक आउट हैं। फिर दूसरे नेता और सबसे बड़े आइडियोलॉज उग्रवादियों के थे अरविंद घोष। तो क्या हुआ कि उस समय, चूंकि आपको मैंने बताया था कि स्वदेशी आंदोलन के मध्य क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही थी, उसी में कलकत्ता के मानिकतला में एक बम फैक्ट्री प्रकाश में आया जो हेमचंद कानूनगो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। वहां पर अलीपुर षड्यंत्र केस शुरू हुआ जो 1909 में शुरू हुआ, और जो अलीपुर षड्यंत्र केस शुरू हुआ, उस अलीपुर षड्यंत्र केस में, उस मुकदमे में वारिंद्र कुमार घोष तो चीफ अभियुक्त में एक बने, परंतु अरविंद घोष को भी इम्प्लीकेट कर दिया गया। जब उनको भी इम्प्लीकेट किया गया, जब उन पर ट्रायल हुआ, खैर वारिंद्र कुमार घोष को तो पहले मृत्यु दंड मिला, फिर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया गया। लेकिन जो अरविंद घोष थे, वो अरविंद घोष के विरुद्ध एविडेंस नहीं मिला, तो अरविंद घोष को बरी कर दिया गया, उस मुकदमे से उनको बरी कर दिया गया। उस वक्त अरविंद घोष यहाँ से पौंडीचेरी आश्रम चले गए और फिर शेष जिंदगी उन्होंने पौंडीचेरी आश्रम में ही बिताया। पौंडीचेरी को उन्होंने इसलिए चुना था कि पौंडीचेरी फ्रेंच रीजन था। जो अरविंद घोष पौंडीचेरी गए तो ब्रिटिश ने फ्रांसीसी सरकार पर भी दबाव डाला था कि आप अरविंद घोष को पौंडीचेरी से बाहर कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, जब फ्रेंच सरकार पर दबाव तो डाला, परंतु फ्रेंच गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उनको कहा कि नहीं, हम इनको पौंडीचेरी से बाहर नहीं करेंगे। तो फिर बात वही रहा। अब लाला लाजपत राय अलग थलग पड़ गए, वो अमेरिका निकल गए, और अजीत सिंह को ऐसे भी निर्वासित कर दिया गया, तो भी यूरोप निकल गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर उग्रवादी आंदोलन बिखर गया। अब बात आई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। तो मैं एक बात बताऊं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या है। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से तात्पर्य है युवाओं का एक वर्ग जो ना तो उदारवादी राजनीति से संतुष्ट था, ना ही उग्रवादी राजनीति से, और वह इसका विकल्प हिंसा के माध्यम से वह परिवर्तन लाना चाहता था। और वह चाहता था कि उस प्रकार के अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या कर और स्वदेशी डकैती के माध्यम से हथियारों को जुटाकर
और लोकप्रिय अधिकारियों की हत्या कर हम विरोध प्रदर्शन करें, हम मौन होकर ब्रिटिश का अत्याचार नहीं सहेंगे। तो मैं एक बात बताऊं कि एक्चुअली इसमें भी बड़ा विवाद है। एक्चुअली मैं एक हिस्टोग्राफिकल या एक इतिहास लेखन का एक मुद्दा आपको बताऊं कि चूंकि हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गांधी और नेहरू का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, तो एक धारणा सी बन गई है कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अहिंसक रहा है मूलतः। लेकिन इधर जो नए शोध हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रिया की एक लेखिका थी, हिस्टोरियन थी, किसी ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी में थी, उनका नाम मैकलिन है। तो मैकलिन ने 2015 में एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर पुस्तक लिखी भगत सिंह के ऊपर। तो मैकलिन अपना अनुभव बताती हैं कि जिस समय वो 2008 वगैरह के करीब में आई थी इंडिया में दौरे पर, तो अमृतसर में थी, तो उस समय रंग दे बसंती मूवी लगी हुई थी, जिसमें भगत सिंह वगैरह का है और बहुत बढ़िया मूवी है, जिसमें आप मतलब कुछ क्रांतिकारियों के बारे में है। तो गई तो फिर कुछ क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने इसको सुनाया अपने स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पर उन्होंने शेयर किया ऑस्ट्रिया में अपने कॉलेज में। तो उनके स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हुए और भगत सिंह वगैरह के बारे में जानने के लिए वो दौड़ कर वो लोग लाइब्रेरी दौड़े और पता करने लगे कि भाई पुस्तक, तो क्या है कि उनके पास तो उस समय तक आप समझ सकते हो कनेक्टिविटी दुनिया की सारे लाइब्रेरी से हुआ करती थी, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि वो काफ़ी इस मामले में एडवांस थे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तब तक काफ़ी डेवलप कर गई थी। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इन क्रांतिकारियों पर रिसर्च ही बहुत कम हुआ है। उन्होंने मैकलिन से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही कुछ काम करिए, चूँकि इस पर काम हुआ नहीं है। तो मैकलिन ने इस पर एक पुस्तक लिखी। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैकलिन ने उस पुस्तक में एक बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये गलतफहमी है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तब उत्थान हुआ, जैसे हम लोग भी लिखने के क्रम में पहले लिख डालते थे कि जब असहयोग आंदोलन की धारा में गिरावट आई तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, या उग्रवादी आंदोलन बिखर गया तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। लेकिन इस पर मैकलिन का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो एक धारा है वो वैकल्पिक धारा के रूप में हमेशा रही, और वो गांधी नेहरू के यानी कांग्रेस के आंदोलन के समानांतर वो चलती रही, और वह धारा हमेशा एक पैरेलल धारा के रूप में चलती रही। मतलब अप्स एंड डाउन्स की बात मत करिए। कभी कभी जब पैरेलल पॉलिटिक्स, जैसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स में शिथिलता आ गई तो धारा स्पष्ट दिखने लगी, और जो कांग्रेस की राजनीति अपने क्लाइमैक्स पर भी तो धारा नहीं दिखती थी, परंतु ये धारा कभी बंद नहीं हुई, ये चलती रही हमेशा। और इसका एक तरीका रहा, इनका अपना एक काम करने का तरीका था। क्या? तो अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, स्वदेशी डकैती करना, डकैती से हथियार जुटाना। स्वदेशी डकैती का मतलब है कि सरकारी खजानों को लूटना, हथियार जुटाना, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करना, ये इनका लक्ष्य रहा। एक बार ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से वैसा नहीं पूछेगा जनरल स्टडीज में, कि क्या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद विदेश से आयातित पद्धति थी? विदेश से आयातित का मतलब है कि भारत से बाहर, जैसे आयरिश विद्रोही थे, एक जैसे आयरिश विद्रोही, जैसे आयरलैंड के विद्रोही थे, जैसे रशियन निहिलिस्ट है, रशियन शून्यवादी थे। मतलब एक निहिलिस्ट कहते हैं, रसिया में एक क्रांतिकारियों का समूह था जिसे निहिलिस्ट कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि कम्युनिस्ट थे। तो वो सब तो अपने हिंसक वारदातों का या हिंसक घटनाओं का प्रयोग जरूर करते थे, और जब हमारे क्रांतिकारी भी विदेश की भूमि पर गए तो उनके संपर्क में आए, उनसे भी प्रभावित हुए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आयरिश विद्रोही से या रशियन निहिलिस्ट से या कम्युनिस्ट से प्रभावित नहीं हुए। लेकिन ऐसा मान लेना कि विदेश से आयातित है, गलत है। हमारी परंपरा से भी प्रतिरोध की पद्धति है। आप देखो ना, भागवत गीता में ही क्या कहा गया है कि अन्यायियों के विरुद्ध हथियार उठाना या अन्यायियों के जो अत्याचारियों के विरुद्ध हिंसा अनैतिक नहीं है। तो हमारी परंपरा में भी, भागवत गीता में भी तुम देख लो, महाभारत की कथा देख लो, हमारे बहुत सारे ऐसी रचनाएं और ग्रंथ हैं जिससे स्वयं प्रतिरोध की प्रेरणा मिलती है, और प्रतिरोध में अन्याय का प्रतिकार करने की मनाही नहीं की गई है। और फिर हमारे यहाँ भी सन्यासी विद्रोह देखो पहले से चली आ रही। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं जिसमें हिंसा का प्रयोग हुआ है। बलवंत गोविंद फड़के ने रमूजियों को संगठित किया है, उसमें हथियारों का प्रयोग किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम विदेशों से आयातित केवल है। तो ये दो बातें मैं आपको बता देना चाहता था। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि पहला जो क्रांतिकारी घटना है, जैसे पहला नहीं, मतलब आधुनिक प्रकार की पहली क्रांतिकारी घटना मानी जाती है
जो चापेकर बंधुओं के द्वारा हुई, और ये हुई महाराष्ट्र में, जब उसने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। मिस्टर रैंड की हत्या कर दी और उसके अधिकारी अयस्ट की हत्या कर दी। कारण क्या था कि मिस्टर रैंड प्लेग के नाम पर घर घर की तलाशी ले रहा था, जिसमें उनको महिलाओं की इज्जत की चिंता थी और उसमें प्लेग कमिश्नर की ज्यादती उनको नजर आ रही थी, तो उसने हत्या कर दी। तो कहा जाता है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो पहले पहले फैली महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों में। जैसे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का एक समूह है, उन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद वो फैल गई बंगाल के भद्रलोकों में, मतलब बंगाल में भद्रलोक एक जाति है, और जितने भी आप देखते हो रविन्द्रनाथ टैगोर से सुभाष चंद्र बोस, वो भद्रलोक समूह से ही जुड़े हुए हैं। वहां के मतलब श्रेष्ठ जातियों में इसकी गणना होती है। तो बंगाल के भद्रलोकों में, और जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान बंगाल में तुमने देखा कि बहुत सारे जो युवाओं ने बहुत सारे इस तरह के सांस्कृतिक समितियों बनाकर अपने आप को संगठित करने लगे, जैसे अनुशीलन समिति, जैसे युगांतर समिति, सांध समिति, काल समिति। तो इस तरह की समितियों में वो एक सांस्कृतिक संगठन की तरह काम करते थे और गुप्त तरीके से हथियार जुटाते थे और अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या को निशाना बनाते थे। जैसे आपको सूचना मिलेगी, अनुशीलन समिति के ही मेंबर थे जिसमें खुदीराम बोस था और चापेकर बंधु थे। तो मुजफ्फरपुर बिहार में एक किंग्सफोर्ड करके जज हुआ करता था, बड़े अत्याचारी था और जानबूझ के वो बहुत अपमानित करता था भारतीयों को। उसको निशाना बनाया दोनों क्रांतिकारियों ने, और वो एक बग्गी से आ रहा था तो बग्गी पर बम फेंका उस जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। लेकिन अफसोस यह हुआ कि उस दिन वह जज उसमें नहीं था, बल्कि दो निर्दोष महिला थी, मिसेज कैनेडी और मिस कैनेडी, दोनों मारी गई। तो बड़ा शौक लगा प्रफुल्ल चाकी को। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हुई। उसी में जो धरपकड़ हुई थी तो कलकत्ता के मानिक तल्ला में एक बम फैक्ट्री बरामद हुई थी। उसी में अलीपुर षड्यंत्र केस चला था, जिसमें मैंने कहा बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष को भी उसमें इम्प्लीकेट किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही समय है कि कुछ क्रांतिकारी यहां से विदेश की भूमि पर जाने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि विदेश की भूमि पर उन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। और विदेश की भूमि पर उनको लगा कि हम यहाँ के क्रांतिकारी साहित्य को भी अच्छे से प्रकाशित कर पाएंगे और डायरेक्ट यहाँ की जो देसी सरकार है उसकी नज़र से बचे रहेंगे। तो यहाँ से श्यामजी कृष्ण वर्मा चले गए लंदन और वहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना की। आगे इंडिया हाउस पर महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में थे वीर सावरकर, जिसको आप कहते हो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और उनके जो भाई थे गणेश सावरकर भी। तो दोनों ने पहले 1899 में मित्र मेला की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। फिर वीडी सावरकर लॉ पढ़ने लंदन आ गए और वहीं पर उन्होंने इंडिया हाउस पर अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिया। तो एक दिलचस्प बात यह है कि 1906 में गांधी जी भी उसमें साउथ अफ्रीका में थे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो साउथ अफ्रीका में मतलब कुछ इंडियन जनमत को संग्रहित करने के लिए गांधी जी गए थे लंदन। तो लंदन में उनकी मुलाकात बीडी सावरकर से। वैसे गांधी जी का तो बीडी सावरकर से 36 का आंकड़ा रहा, आपको पता ही है। पहला कन्फ्रंटेशन बीडी सावरकर से वही हुआ था उनका। तो उसी में उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है कि बीडी सावरकर उस समय एक प्रॉन मछली तल रहे थे। तो गांधी जी वहाँ गए, बातचीत हुई, फिर उन्होंने गांधी जी को प्लेट में ऑफर किया प्रॉन मछली खाने के लिए। और तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो निरामिष हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ये सब नहीं खाता। तो बीडी सावरकर ने गांधी जी को कहा कि फिर आप ब्रिटिश से कैसे फाइट करेंगे जब वेजिटेरियन है, तो ब्रिटिश से फाइट कैसे करेंगे। तो मतलब एक जस्ट ये है, इन गांधी जी का उसी समय बीडी सावरकर और इंडिया हाउस के व्यवहार से पता चल गया यहाँ पर क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है। उसी में इंडिया हाउस में एक मदन लाल धिंगरा थे, शायद इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे वहाँ। वो बीडी सावरकर के प्रभाव में आ गए और बीडी सावरकर के ही प्रोत्साहन पर उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या 1909 में कर दी। हालांकि मदन लाल धिंगरा पकड़े गए, उनको फांसी की सजा हुई। और इस तरह से अब लंदन में भी धरपकड़ शुरू हो गई। कुछ क्रांतिकारी थे जो वहां से चले गए
अमेरिका की तरफ चले गए, कनाडा की तरफ चले गए। उधर मैडम कामा पेरिस में सक्रिय थी। इधर बीडी सावरकर 1907 में उसी समय थे लंदन में ही, जो आपको 1957 की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जिसमें आपको याद होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके पुस्तक उन्होंने लिखी थी। तो उसमें जो इस तरह से आप देखते हो उधर क्रांतिकारी। इधर क्या है कि इंडिया के अंदर भी एक क्रांतिकारी घटना हुई थी। जैसे 1911 में, चूंकि अब स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो फिर ब्रिटिश ने 1911 में एक तरह से 1911 में ब्रिटिश ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, और 1911 में ही ब्रिटिश ने घोषणा की कि भारत की अब नई राजधानी दिल्ली होगी। तो दिल्ली नई राजधानी की घोषणा हुई। तो 1912 में जो दिल्ली 1912 में दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुआ, और जब राजधानी ट्रांसफर हुआ तो राजधानी में जब प्रवेश कर रहा था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, तो राजधानी का उद्घाटन कर रहा था। उसी समय इसके पूरे मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस, और वही में दिल्ली में क्रांतिकारी घटना हुई। जैसे बसंत बिस्वास उनके साथी लोग थे जिन्होंने वायसराय पर ही बम फेंका था, और उस कारण से उसका महावत तो मारा गया। हाथी जिस पर बैठकर वो ये यात्रा निकाल रहा था, वो हाथी भी इंजर्ड हो गया, और वायसराय स्वयं भी बहुत इंजर्ड हो गया, लेकिन बच गया। उसी में बसंत बिस्वास वगैरह तो पकड़े गए, तो उनको तो खैर मृत्यु मिल गया, लेकिन रास बिहारी बोस यहाँ से निकल गए जापान, और वहीं सिंगापुर में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आगे चलकर वो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर और फिर आज़ाद हिंद फौज में काम करेंगे। तो ये आपका क्रांतिकारी घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही है। अब देखो ये क्रांतिकारी, उसी में एक घटना है, आपको मिला होगा, मेरे मैटर में मिलेगा, कामा गटा मारू केस। अब ये कामा गटा मारू केस क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ था क्या, ये तो 1914-15 की घटना है, हालांकि 1914 की घटना है। एक सिख थे, उस सिख का नाम था गुरदीत सिंह। तो गुरदीत सिंह ने एक चार्टर्ड जहाज वो होता है, मतलब अब कोई प्राइवेट व्यक्ति, जैसे आप देखते हो कई लोग एरोप्लेन को हायर कर लेते हैं, उसी तरह से वो चार्टर्ड जहाज को हायर कर लिया था। तो चार्टर्ड जहाज को हायर कर लिया था, तो उसने सिंगापुर से वो जहाज को कनाडा जाना था, और उसमें सिख भरे हुए थे। तो जब सिख व्यापारी थे, मर्चेंट लोग थे, सौदागर लोग थे। अब यहाँ से सिंगापुर से जहाज खुला, वैसे भी देखते हो शिप से तो महीनों लगता है जाने में, और जिसको सी सिकनेस है उसको तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। बड़ी मुश्किल से वो जहाज अब कनाडा में जाके एंकर लंगर डालने वाला था। तो अचानक से, चूंकि कनाडा पर भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही नियंत्रण था, तो वहाँ पर बात फैल गई। वहाँ पर एक कनाडा के एक न्यूज़पेपर में निकल गया कि पश्चिमी विश्व पर पूरब का हमला। मतलब उसमें ये कहा गया कि जो जहाज सिंगापुर से कनाडा की तरफ आ रहा है, उस पर केवल क्रांतिकारी भरे हुए। जब इस तरह की सूचना मिली क्रांतिकारी भरे हुए हैं, तो डर गए लोग। मतलब भाई ये तो बड़ी बात हो गई, क्रांतिकारी केवल भरे हुए हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जहाज को कनाडा में लंगर डालने की अनुमति नहीं दी। तो अब जहाज फिर वापस कहा कि भाई यहाँ से इंडिया ले जाइए जहाज को। अब बताइए, कनाडा तक जहाज पहुंच चुका है, उसको इंडिया वापस करने में फिर महीनों लगे। और जो जहाज पर बैठे हुए लोग थे इतना पक चुके थे उस समय तक कि इंडिया में जब दमदम में जब उतरा, वहां पर सी पोर्ट पर जब उतरे, तो सिख लोग इतने गुस्से में थे कि उतरते ही दंगे छेड़ दिए। पुलिस ने गोली चलाई, उसमें कुछ लोग मारे गए। तो कामा गटा मारू केस जो है, उसने क्रांतिकारी घटना में और भी वृद्धि कर दी। तो ये कुछ एक घटना है जो मैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में, इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत तो नहीं होती है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में एक बात मैं जानना चाहूँ, उसके महत्व के बारे में अगर आपको बताना हो, तो महत्व के बारे में दो चार चीजें आप बता दीजिए। देखो, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के महत्व के बारे में बताना हो तो कभी महत्व में पीछे मत हटना, उसमें आप बता देना। पहली बात, जो बिपिन चंद्रा कहते हैं इस बात को, कि उन्होंने महान त्याग या महान बलिदान का उदाहरण देकर हम भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया।
तो महान त्याग और बलिदान का उदाहरण देकर हम भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, वो पहली चीज। ओके। दूसरा, उन्होंने हमें मनुष्यता का गौरव वापस किया। मनुष्यता का गौरव वापस किया करने का क्या मतलब है पता है? जैसे पहले जब किसी भारतीयों को कूली समझकर, मजदूर को, कूली को, जब ब्रिटिश लोग, कई बार तो क्या होता था पता है, अधिकांश तुम देखोगे गोली छूटने से बहुत सारे कूली का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता। ब्रिटिश लोग उनको गोली मार देते थे बात बात में। तो जब इस तरह से किसी भारतीय को जब दबाया और सताया जाता था, और कोई न तो जुडिशियरी उनके फेवर कर पाती थी न कोई, और सारा ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशियरी तक सब व्हाइट लोगों को फेवर करते थे, उस समय कई बार लोगों में बड़ी लाचारगी महसूस होती थी कि भाई मैं इतना लाचार हूं, कोई हमें हेल्प करने वाला नहीं। और कोई साहब ऐसा अत्याचार करते थे, वो किसी के साथ, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते थे, उसके साथ उसका सील भंग करते थे, या किसी पुरुष के साथ अत्याचार करते थे। अचानक से पता चलता है कि शाम में वो अपने लॉन में बैठ के चाय पी रहे थे, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनको गोली मार दी। उस व्यक्ति को लगता था जिसके साथ अत्याचार हुआ है कि शायद कोई तीसरी शक्ति है, यह सब देख रही है। तो इसी पर बिपिन चंद्रा कहते हैं कि देखिए, इन्होंने हमें मनुष्यता का गौरव वापस किया। दे हैव रिटर्न अस द ग्लोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। आफ्टर ऑल वी आर द ह्यूमन बीइंग, and we should be treated as human beings. We should not treated as just like the animals, just like the, you can say, the savage. We are after all a human being. ये चीज हुई। एक और अंतर, बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया जाता है कि तुम गौर करोगे कि आगे कांग्रेस, मैं तो चर्चा करूंगा ही, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया कब? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया फाइनली 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इन क्रांतिकारियों ने तो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य आरंभ से ही अपना लिया। यह भी एक फैक्टर है। अब एक दो फैक्टर और कहना चाहो तो कह सकते हो कि इन क्रांतिकारियों के दबाव का प्रभाव था कि 1911 का बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, उसमें भी इनकी भूमिका है। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने अगर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने का निर्णय लिया, तो कहीं ना कहीं यह भी है कि कलकत्ता के भद्रलोकों की क्रांतिकारी घटनाओं से वो डर गए थे, इसलिए वो अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाना चाहते थे। यह भी एक फैक्टर के रूप में काम कर। अब आगे जब मैं 1920 के दशक में, विशेषकर जब भगत सिंह, सुखदेव वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो उस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। और उस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद विशेष रूप से तुम देखोगे वहां पर उसका जो बल होगा वह होगा समाजवाद पर, वामपंथ पर। तो वामपंथ और समाजवाद क्या है वो मैं आगे उस समय जो समाजवाद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल यही। और अब जो चौथी चीज है वो है संप्रदायवाद। अब ये संप्रदायवाद कैसे? तो ब्रिटिश पहले भारत में अपना शासन का औचित्य सिद्ध करते थे कि भाई हम भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं, भारतीयों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, भारतीयों के भले के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा जो उदारवादी नेताओं के द्वारा दी गई, जिसको आप धन की निकासी कहते हो, उन्होंने तो ब्रिटिश एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। तब यह बात तो सिद्ध हो गया कि देखो ब्रिटिश भारतीयों की भलाई के लिए काम तो कर रहे। तो अब ये क्यों कर रहे, क्यों रह रहे? तो अब उनको यहां रहने का औचित्य सिद्ध करना था। और दूसरी बात है कि उसी समय कांग्रेस में उदारवादी नेतृत्व जब तक था तब तक तो बहुत हद तक मेंटली फ्री थे। लेकिन जिस समय नेतृत्व उदारवाद से उग्रवाद की तरफ गया तो ब्रिटिश डर गए। उनको लगा कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भी बंगाल का विभाजन का प्रयास किया था, वो भी फूट डालो और राज करो की नीति का ही हिस्सा था। आप याद करिए उसने क्या कहा था कि हम मुसलमानों को इस मूवमेंट से, लाखों मुसलमानों को इस आंदोलन से वापस खींच लेंगे। आप याद करिए मैंने आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने कहा था
इस विभाजन के बाद भारतीय मुसलमानों को वह एकता प्राप्त होगी जो पुराने राजाओं और नवाबों के वक्त से प्राप्त नहीं। और संप्रदायवाद क्या है मैं आपको समझा ही चुका हूं पिछले क्लास में, कोई दिक्कत हो तो बोलना। और दूसरा, इस काल में जो संप्रदायवाद का जो फूट डालो राज करो की नीति का देखते 1909 का पृथक निर्वाचन। अब 1909 का पृथक निर्वाचन क्या है तो मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं कि देखिए, जैसे ये है वायसराय, ओके, और ये वायसराय में जहां आप वायसराय देख रहे हो उस वायसराय का ये है काउंसिल। इस काउंसिल में टोटल 7 एग्जीक्यूटिव मेंबर, 7 कार्यपालिका। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आप समझ जाओगे। और प्लस 62 विधायिका के मेंबर है। मतलब आप याद करो, थोड़ी आपकी मेमोरी पर पीछे ले चलता हूं। जब मैं आपको रेगुलेटिंग अधिनियम बताया था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बताया था, उसके 4 सदस्यीय परिषद बताई थी, याद है आपको। उसके बाद जब तुम पिट्स इंडिया एक्ट में आए तो कम से कम गवर्नर जनरल की सुविधा के लिए 4 मेंबर से 3 मेंबर कर दिए गए थे एग्जीक्यूटिव में, ताकि गवर्नर जनरल को सुविधा हो जो मिली। फिर जब 1833 के चार्टर में आए तो एक चौथे मेंबर के रूप में विधि सदस्य को शामिल कर लिया गया था, याद है आपको। लेकिन जब मैं 1853 का अधिनियम बताया था तो पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने बताया था कि गवर्नर वायसराय तो 1858 के बाद कहा जाता है ना। तो 1853 के अधिनियम में मैंने आपको बताया 1853 के अधिनियम में 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल के कार्यपालिका के थे, जिसमें विधि सदस्य भी था, और एक गवर्नर जनरल 5 और सुप्रीम कमांडर 6 मेंबर थे। फिर ऐसा सोचा गया कि देखो भाई ये सब तो कार्यपालिका के मेंबर हुए, तो विधि निर्माण के लिए कुछ मेंबर्स को जोड़ा जाए। तो मैंने आपको बताया था उसमें 4 से 6 मेंबर्स को विधि निर्माण के लिए जोड़ा गया कि 4 से 6 नए मेंबर्स वो कार्यपालिका के नहीं होंगे, सरकार में उनका रोल नहीं होगा, वो केवल लॉ मेकिंग में कुछ भूमिका निभाएंगे। फिर जब 1861 का अधिनियम आया तो उसमें एक तो कार्यपालिका में भी एक मेंबर को जोड़ दिया गया। जैसे आप देखते हो 1833 के चार्टर में एक मेंबर था वो विधि सदस्य, तो 1861 के अधिनियम में विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया, उसको जूरिस्ट बोलते हैं, तो जूरिस्ट मेंबर को जोड़ा गया। तो 5 मेंबर्स हो गए कार्यपालिका के, एक गवर्नर जनरल 6 और सुप्रीम कमांडर 7, टोटल 7 मेंबर्स। यही 7 मेंबर्स कार्यपालिका के रहे, तो कार्यपालिका के 7 मेंबर्स रहे। और फिर 1861 के अधिनियम में ऐसा सोचा गया कि 6 से 10 अतिरिक्त लोगों को जोड़ लिया जाए विधि निर्माण के लिए। तो विधि निर्माण के लिए 6 से 10 अतिरिक्त लोगों को जोड़ लिया, ओके। लेकिन उनका काम केवल विधि निर्माण था। फिर जब 1892 के अधिनियम में आओगे उसमें मेंबर्स तो वही कार्यपालिका के 7 है, 5 ये हैं, एक गवर्नर जनरल, एक सुप्रीम कमांडर। लेकिन उसमें कहा गया कि 10 से 16 मेंबर्स को हम विधि निर्माण के लिए जोड़ लो। वहां 6 से 10 मेंबर को जोड़ लो, यहाँ पर 10 से 16 मेंबर को जोड़ लो। तो 10 से 16 मेंबर्स को लॉ मेकिंग के लिए जोड़ लिया गया। और पहली बार 1892 के अधिनियम में प्रावधान था जिसमें चुनाव शब्द का प्रयोग किए बिना चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया कि भाई इसमें कुछ सदस्यों का चयन किया जाएगा। तो कम से कम चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई कि ठीक है कुछ सदस्यों का चयन किया जाएगा। तो ये 1892 में। अब 1909 के अधिनियम में आओगे तो 7 कार्यपालिका के मेंबर है, विधि निर्माण में 62 मेंबर्स को डाल देगा, 62 मेंबर्स विधि निर्माण से होंगे, ओके राइट। उसके बाद इसमें जो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे तो 69 मेंबर्स। 69 मेंबर्स में 37 मेंबर्स होंगे सरकारी का मतलब है इसमें जो 37 मेंबर होंगे वो सरकारी महकमों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 37 मेंबर। और इसके बाद आप देखेंगे तो जो 32 मेंबर हैं वो 32 मेंबर गैर सरकारी होंगे। एक तो सरकारी मेंबर्स का मतलब कि सरकारी महकमे से लिए जाएंगे, 32 गैर सरकारी होंगे। और 32 गैर सरकारी में भी तुम देखोगे
5 मनोनीत और 27 निर्वाचित होंगे। अब देखो कितनी संख्या कम हो गई, 5 मनोनीत होंगे और 27 निर्वाचित होंगे। एक तो 37 मेंबर सरकारी है और 5, अच्छा गैर सरकारी में 5 मनोनीत है, तो इनको भी सरकारी ही समझ लो, क्योंकि सरकार का ही फेवर करेंगे, सरकार ही इनको मनोनीत करेगी, नॉमिनेट करेगी, सरकार नॉमिनेट करेगी तो सरकार का फेवर करेंगे। तो 37 + 5 मतलब 42 मेंबर्स तो चले जाएंगे उनके पक्ष में। अब 27 बचे। अब इन 27 को देखिए, इन 27 मेंबर्स में जो 13 सदस्य क्षेत्र से, 13 सदस्य क्षेत्र से और 14 सदस्य हित समूह से, 14 सदस्य हित समूह से, 14 सदस्य हित समूह से, इंटरेस्ट ग्रुप से। 27 मेंबर्स में 13 क्षेत्र से और 14 सदस्य हित समूह से। यही जो 14 सदस्य जो डिफरेंट हित समूह है, उसी में 8 मेंबर्स, 8 सीटें दे दी गई मुस्लिमों को, पृथक निर्वाचन। एक्चुअली जिस समय पृथक निर्वाचन की मांग की थी शिमला प्रतिनिधिमंडल, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, उस समय जो भारत सचिव मॉडले था, भारत सचिव मॉडले इस पक्ष में नहीं था। भारत सचिव मॉडले का कहना था कि अगर आपको ब्रिटिश राज पक्षधर का हाथ मजबूत करना है, तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश राज पक्षधर मुसलमान नहीं हैं, बल्कि उदारवादी नेता हैं। अगर आपको हाथ मजबूत करना है तो आप उदारवादी नेताओं का हाथ मजबूत करो। लेकिन इनका कहना था नहीं, जो लॉर्ड मिंटो वायसराय था उसका कहना था कि भाई मुस्लिम, अगर आपको हाथ मजबूत करना है तो आप मुस्लिमों का हाथ मजबूत करिए। और तब इसी आधार पर उन्होंने मुसलमानों को फेवर, और मुसलमानों को फेवर किया। सो दैट्स व्हाई यू विल कम टू नो कि उन्होंने पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दी। और जिस समय इसने पृथक निर्वाचन को स्वीकृति दी, उसी समय मॉडले जो भारत सचिव था उसने कहा कि देखिए आप ड्रैगन के दांतों की बुआई कर रहे हैं, इसका फल करवा होगा। ड्रैगन राक्षस को बोलते हैं, ड्रैगन मतलब भूत, ड्रैकुला, ड्रैगन मतलब राक्षस जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, तो उसकी बुआई कर रहे हो तो इसका जो फल होगा वो करवा होगा। तो मतलब वो हुआ ही, भारत का विभाजन हुआ आगे चलकर। खैर एनीवे, मैं पॉइंट इज कि अब ये आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी भाई ये पृथक निर्वाचन क्या होता है। तो पृथक निर्वाचन क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखो, अगर सीटें आरक्षित हैं तो आरक्षित सीटों को हम पृथक निर्वाचन नहीं कहेंगे। जैसे आज SC ST के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे जो संयुक्त निर्वाचन होता है उसमें कैंडिडेट्स होते हैं जिस महकमे से, उसी महकमे से वोटर्स होते हैं। एंड यू विल फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में आप यू विल कम टू नो कि कैंडिडेट्स आर कमिंग फ्रॉम वन ग्रुप, और जो वोटर्स हैं वो वोटर्स भी केवल उसी क्लास से होंगे। जैसे अगर मुसलमान कैंडिडेट्स है तो मुसलमान ही वोटर होंगे, जबकि संयुक्त निर्वाचन में है कैंडिडेट मुसलमान हो सकते हैं, वोटर्स कॉमन होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम लोग समझ गए हो। तो ये तो हुआ पृथक निर्वाचन। अब इसमें एक लास्ट में तुमको मिलेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको याद है 1906 में हो चुकी थी दिसंबर में, और मुस्लिम लीग ने आरंभ से ही ब्रिटिश राज पक्षधर्मी नीति अपना ली थी, अभी आपको पता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि जब मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश राज पक्षधर नीति अपना ली तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब 1906 में जिस समय मुस्लिम लीग बनी थी, उस समय तो ब्रिटिश के पक्ष की बात करने लगी। धीरे धीरे 1910 के बाद उस पर राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। ये राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, जाफर अली खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ग्रेजुअली विल कम टू रियलाइज दैट देयर वाज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ the nationalist Muslims on the Muslim League. So under their influence, even the Muslim League
चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। अब मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लिया, अपने उद्देश्य को परिवर्तित कर लिया, और 1913 में पहली बार मुस्लिम लीग ने भी स्वराज्य या स्वशासन के लक्ष्य को अपना लिया। ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अब मुस्लिम लीग भी स्वराज्य की बात कर रही है। आप याद करिए, कांग्रेस ने स्वराज्य के लक्ष्य को कब अपनाया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, आपको याद है, और मुस्लिम लीग ने 1913 में। अब आगे चलकर दोनों के बीच एक सहमति बनेगी। ये जो चार मैंने फैक्टर दिए हैं, इन चारों का यही पहलू है। तो मैं इस पर प्रश्न एक फॉर्म कर देता हूं जो तुम लोग ट्राई करोगे। 1914 तक हो गया, तो मिस्टर अंकुर मुझे पहले क्लियर करो कि मेरे स्टूडेंट लोग क्लियर हैं कि नहीं, इनको कोई दिक्कत है? मैं स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। बताइए कि आर यू ओके और नॉट। ओके है ना? अच्छा, तो मैं स्टूडेंट्स, अब तुम लोग तो इसको पढ़ लोगे, आज तुम्हारे पास आया है मैटर, तुम लोग पढ़ लोगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये देखो, ये चार फीचर्स को तुम लोग ध्यान रखना, यही चार फीचर्स है। अब इसी को आधार बना के तुम लोग को क्वेश्चन डाल देता हूं। क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे, यू पीपल विल ट्राई दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत होगी तो हमें दूसरे दिन पूछना। अब धीरे धीरे लिखना तुम लोग सीखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉडल आंसर भी कई डालता हूं कि इसी बहाने आप लिखना सीखोगे। 1907 में सूरत के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मिनट, 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। टिप्पणी कीजिए। नई दिशा दी, टिप्पणी कीजिए। अब देखो, ये 150 शब्द है। अब तुम लोग इसमें ऐसा मत करना, डिटेलिंग मत करना। आप लोग ऐसा मत करना कि विस्तार से लिखने लगना। आपको ये चार पर थोड़ा थोड़ा, दो दो, तीन तीन पंक्तियां अगर लिख दोगे तो तुम्हारा ये तो छोटा ही होगा, ये छोटा ही होगा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भी केवल क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ वो लिख दोगे, और फूट डालो राज कपूर की नीति में 1909 का पृथक निर्वाचन लिख देना, कि पृथक निर्वाचन आया। बस इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। अंकुर पूछिए, लोग कर पाएंगे कि नहीं? मिस्टर अंकुर, आस्क देम, ये क्वेश्चन को कर लेंगे या नहीं, क्वेश्चन समझ पाए या नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। बिल्कुल तुम लोग स्मार्ट हो गए हो, बहुत अच्छे समझ रहे हो। अब समय आ गया कि अपने स्मार्टनेस को क्वेश्चन राइटिंग में कन्वर्ट करो। यस, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे चार के चार। तो बच्चे, इस तरह हम लोग पहुंच गए 1914। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो 1914 से 1919 आने वाला है। तो चलिए 14 से 19 पर चलते हैं। अब ये डायग्राम आया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया है, अब ये डायग्राम आपको बताएगा राष्ट्रवाद की प्रगति और संप्रदायवाद की प्रगति। तो राष्ट्रवाद की प्रगति में होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन और युवा वर्ग का मोहभंग, किसानों की जागृति, ये राष्ट्रवाद की प्रगति है। 1916 का लखनऊ पैक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम,
लखनऊ पैक्ट के बाद भारत शासन अधिनियम कोई आवश्यक नहीं था, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको हम संप्रदायवाद की प्रगति में बताते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1914 से 1914 से 1919। ओके, राष्ट्रवाद की प्रगति। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इसी में गदर आंदोलन आ जाए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, युवा वर्ग में जागृति, किसानों में जागृति। लेकिन एक बात तो और भी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही जुड़ा हुआ है, हालांकि इस समय नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद गांधी जी जो होम रूल, गांधी जी के द्वारा जो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाएगा वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ होगा। और कहीं ना कहीं खिलाफत का मुद्दा, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मुद्दा आएगा तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अच्छे ढंग से मैं क्वेश्चन तुमको समझा दूंगा। लेकिन साथ में संप्रदायवाद की जो प्रगति होगी, तो संप्रदायवाद की प्रगति में लखनऊ पैक्ट केवल आ जाएगा। 1919 का अधिनियम तो ऐसे दिया गया है कि 1919 का अधिनियम आप लोगों को पता हो इसलिए दिया गया हो, लेकिन संप्रदायवाद की प्रगति यहां तक ये जुड़ जाएगा, ये संप्रदायवाद की प्रगति तक जुड़ जाएगा। अब देखिए होम रूल एक्चुअली हुआ क्या, घटना कैसे घट रही है मैं बताना चाहता हूं। 1914 में तिलक की सजा समाप्त हुई, वो मॉन्डले जेल से निकले, फिर आए। 1915 तक गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की जगह श्रीमती एनी बेसेंट का कांग्रेस पर प्रभाव बढ़ रहा था। वो दोनों नेताओं का डेथ भी 1915 में ही हुआ है। अब श्रीमती एनी बेसेंट चाहती थी कि फिर हम कांग्रेस में तिलक को दोबारा लाएं, उग्रवादियों को लाएं। तो पहली बात, श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1915 में, आपको याद है कि सूरत में तो उग्रवादी निकल गए थे कांग्रेस से, 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में एक बार फिर उग्रवादियों ने कांग्रेस में प्रवेश पाया। कांग्रेस के में उग्रवादी शामिल हुए। उग्रवादी प्रवेश पाया मतलब उग्रवादियों के लिए कांग्रेस का दरवाजा श्रीमती एनी बेसेंट ने खोल दिया। आपको आगे पता होगा कि या पता हो जाएगा कि 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट पैक्ट था लखनऊ में 1916 में। लेकिन इस पैक्ट में केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यही दोनों नहीं बैठी, बल्कि इसमें उग्रवादी और उदारवादी इन दोनों ने भी मिलकर बैठक बुलाई है। तो पहली बार 1916 में उग्रवादियों को उसमें शामिल होने का मौका मिला लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट में तिलक ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस की ओर से तिलक और मोतीलाल नेहरू, और मुस्लिम लीग की ओर से तभी पैक्ट हुआ, और मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना।
लेकिन तिलक को कहीं ना कहीं उम्मीद यह थी कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अध्यक्ष के पद पर चुन लिया अंबिका चरण मजूमदार को, तो तिलक को इससे भी थोड़ा धक्का लगा। अब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, गांधी जी भी भारत आ चुके थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और गांधी जी भी ब्रिटिश से सहयोग की नीति अपना रहे थे, और कांग्रेस कोई आंदोलन को चलाने के मूड में नहीं थी। तो तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी बल पर एक होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। होम रूल शब्द आया है आयरलैंड से, और होम रूल का मतलब होता है स्वराज्य या सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये आयरलैंड से आया है, और आयरिश महिला ही थी श्रीमती एनी बेसेंट। पहले होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की, और दूसरा जुलाई 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की। दो अलग अलग होम रूल लीग बने, और दोनों ने अपना अपना क्षेत्र भी बांट लिया कि हमें किस किस क्षेत्र में करना है। तो तिलक के होम रूल लीग में महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, जो तिलक का होम रूल लीग था उसमें एक लिमिटेड क्षेत्र थे, और बॉम्बे समेत जो शेष भारत है वो श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अंतर्गत थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जब दोनों को होम रूल आंदोलन ही चलाना था तो दोनों ने अलग अलग संगठन क्यों बनाए? तो उसका ऊपरी स्तर पर तो तर्क यह दिया कि हम दोनों के अनुयायी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन यह बात कुछ पच नहीं पा रही है। एक्चुअल कारण बताया जाता है कि तिलक को डर था कि अगर हम ज्वाइंट रूप से मूवमेंट चलाते हैं तो श्रीमती एनी बेसेंट का प्रभाव महाराष्ट्र में बढ़ जाएगा, और महाराष्ट्र को लेकर तिलक थोड़ा नॉस्टैल्जिक थे। महाराष्ट्र उनका गढ़ था और वो नहीं चाहते थे किसी दूसरे नेता का प्रभाव वहां बढ़े। खैर, मूवमेंट शुरू हुआ। यह मूवमेंट जन आंदोलन तो नहीं था, लेकिन जन आंदोलन की दिशा में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। कहते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट ने घोषणा की कि मैं वैतालिक का कार्य कर रही हूं और सोए हुए भारतीयों को जगा रही हूं। और तिलक का जो प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा उन्होंने इसी के परिप्रेक्ष्य में दिया था, होम रूल आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। फिर तुम देखोगे शहरों में, नगरों में, हर जगह इसका प्रचार कार्य किया गया। नाटक, तमाशे, पोस्ट कार्ड, सबका सहारा लिया गया इसको प्रचार करने के लिए। कई बार गांव में और खलिहानों में भी जाने की कोशिश की गई ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई खास प्रभाव इसका नहीं रहा, नगरीय क्षेत्र में इसका विशेष प्रभाव था। लेकिन होम रूल लीग की, होम रूल मूवमेंट की एक कुछ उपलब्धियां हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, कि जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शिथिलता आ गई थी, इस समय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शिथिलता आ गई थी, उस समय होम रूल आंदोलन ने एक नई प्रकार की राजनीतिक जागृति लाई भारत में। दूसरा, इसने युवा नेताओं को प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे नेता इसमें, जिसमें जिन्ना भी थे, ये सब होम रूल आंदोलन के दरमियान ही आधुनिक राजनीति में प्रशिक्षित हुए। और तीसरा, कि इस होम रूल आंदोलन के समय जिला समितियों का गठन हुआ। जिला स्तर पर और निचले स्तर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, समितियां गठित हुई। और आगे चलकर जब गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे तो उनको काम करने के लिए जो निचले स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर या समिति चाहिए, तो होम रूल समिति का इस्तेमाल करें। और इसके बारे में कहा जाता है जन आंदोलन तो नहीं था, परंतु जन आंदोलन की दिशा में यह एक बड़ा मोड़ था। इसलिए होम रूल मूवमेंट की सराहना फिर भी की जाती है, हालांकि जन आंदोलन नहीं बन सका। और सबसे बड़ी चीज है कि 2017 में आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया गया। कैसे?
तो मैं आपको सॉरी 1917 में इस आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया गया। ये घटना है कि 1917 में, जिसको आप आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल कहोगे 1919 का, उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल की घोषणा 1917 में हुई थी। तो 1917 में जो घोषणा हुई थी, तो उसमें मतलब घोषणा में, प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासन का विस्तार करना है। जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो श्रीमती एनी बेसेंट जैसी जो नेता थी वो बड़ा एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, जैसे उसने कहा कि भाई भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासन का विस्तार करना है, तो श्रीमती एनी बेसेंट को लगा कि लगता है स्वशासन मिल गया, तो उन्होंने मतलब घोषित किया, रातों रात वो बदल गई और ब्रिटिश राज पक्षधर बन गई। और तिलक के बारे में कहा जाता है कि उसी समय एक ब्रिटिश था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कह दिया, फादर ऑफ अनरेस्ट। इस बात से तिलक को ज्यादा आहत हो गए और उसका मुकदमा लड़ने लंदन चले गए। तो ये मूवमेंट उसके बाद वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये देखो बच्चों, मैंने होम रूल मूवमेंट तो कहा, इसमें भी बहुत सारे इशूज हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें गदर आंदोलन है, युवा वर्ग का मोह भंग है, किसानों में जागृति है, 1916 का लखनऊ पैक्ट है, और ये सब आपको मैटर में दिया गया है। 14 से 19 तक प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में होम रूल आंदोलन भी दिया गया है, फिर गदर आंदोलन दिया गया है, युवा वर्ग का मोह भंग, किसानों में जागृति, संप्रदायवाद की प्रगति, इसमें प्रश्न भी दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ दिए। इस प्रश्न को भी थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग देख लेना, फिर अगले हम लोग मिलते हैं तो फिर आगे का मैटर आपको देंगे। तो ये पार्ट को हम लोग डील करेंगे कब, तो मंडे को। तो आज इतना ही। मेरे बच्चों से पूछो, अंकुर कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ जानना हो तो बोले, नहीं तो मैं फिर अब आज क्लास का विराम दूंगा। शाहनवाज, कोशिश करते रहो, रियाज रियाज हर चीज़ का इलाज है। बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत से बड़े सिंगर हैं। मैं समझता हूँ लिखना वास्तव में टेक्निकली बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट, मैं लिखना सिखाने के लिए जाना जाता हूँ। मेरी संगति में लोग प्राय लिखना सीख जाते हैं। तुम लोग भी सीख जाओगे, अभी तो मैंने शुरू ही करवाया है। तो धीरे धीरे आप मेरे बताए हुए काम पर, और मैं मॉडल आंसर भी देता हूँ। जैसे आज ही तुम देखना, मैंने मॉडल आंसर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दिया है, तो कैसे स्टार्ट किया है। जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, लिखना तुम्हारा बहुत अच्छा होता जाएगा। बिल्कुल भरोसा रखो, हिम्मत रखो। तो मैं यहीं विराम दूं, क्या बोलते हो बच्चों? आई हैव टू स्टॉप हियर। तो ठीक है, आई विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन।